जब मैंने पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोले हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रही थी और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति विराट अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती है? कल ही तो मैं विराट की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से विराट से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मेरी विराट से मोहब्बत की शादी थी। हमने एक दूसरे की शादी में पसंद किया था और वहीं से फ़ोन से बात करना शुरू हो गया। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने यह शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ चिल्ला रहा है। लेकिन एक दिन की दुल्हन थी, यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी? आधा घंटा वह आवाज़ गूंजती रही। शांति छाई। मुझे विराट को नींद में देखकर हैरत थी कि वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वो और वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करूं उतना ही कम। हम दोनों को देखकर सब चांद सूरज की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से वहीं की वादियों में खो चुकी थी। सुबह विराट प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये शहर नहीं है जो आराम से तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। विराट बिस्तर से उठ के अपना कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा कपड़ा ड्रेसिंग रूम में है, वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई बहाना या वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े को पहना था। विराट कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर गई तो मेरे ससुर सामने सोफे पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कई हजार के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किए। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे ससुर कहने लगे कि ये हमारे घर की नई मालकिन है, विराट की बीवी। सभी औरतें ही मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा।
विराट से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव की कुछ और ही रस्म रिवाज होती हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त एक दूसरे के ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और विराट मुझे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वो मुझे प्यार से देखे। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, विराट बस जल्दी से शहर वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों विराट की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरा आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। विराट, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का, मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए रात को फिर से मेरी आंख उसी शोर से खुली थी। वहीं एक लड़की की चीखने की आवाज़ अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और विराट को भी जगा दिया। वो मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, विराट, किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी बात पर विराट ने नज़रें चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज़ें? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन विराट को नहीं आ रही। मैं हैरत से विराट की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं? वो कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? ये सोच के तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं विराट से चिपक के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने विराट से शहर जाने की बात शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस शहर जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। और विराट मुख ध्यान से देख रहा था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। वो मुझे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियाँ यहाँ रह सकती थी? मुझे विराट की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस शहर जाने का इंतजार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर ने विराट से पूछा था कि तुम शहर कब जा रहे हो? यह सुनकर विराट का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से शहर भेजने का ख्याल आया। विराट ने कहा, पापा, जो आपका आदेश। विराट ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने पिता से बहुत डरता था। ससुर कहने लगे, आज शाम तक तुम शहर जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो। जाकर मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसक कर खड़ी हो गई तो मेरे से ससुर कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और विराट की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर विराट को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लगी थी और मैं आश्चर्य से विराट की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था पापा। मेरे ससुर फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरत हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, शहर सिर्फ विराट जाएगा। यह सुनकर तो मैं सन रह गई थी कि विराट ने पहले ये नहीं बताया था। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही विराट कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगला में नहीं रहना। तुमने मुझसे कहा था कि हम शहर में रहेंगे। तुम अपने पापा से जाके बता दो।
मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की होते रहती हैं, फिर मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझसे कहने लगा, उन चीखों पे ध्यान मत दो, वो जो भी हैं तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। विराट की बातों ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। विराट कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं पापा से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन बस ये कोशिश करना कि पापा की तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। विराट शाम को शहर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाती और लेट जाती थी। रात को जब चीखों की आवाज आती तो मेरी आंख खुलती। मैंने महसूस किया कि वह भी करवटें ले रही थी। मुझे यह शक होने लगा कि शायद वह भी उन आवाजों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे की उड़ जाती और वो डर जाती, फिर न मेरे सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। मैंने उसके डर से यह तो अंदाजा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि यह आवाजें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी कि आखिर मालूम भी तो हो कि ये सारा माजरा है क्या। मैंने रात को जब वो चीखों की आवाज सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोला। मुझे वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई और वो आवाजें अब मुझे और नजदीक से सुनाई देने लगी। जब मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरे ससुर का कमरा था जहां से लड़की की चीखों की आवाजें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई। अपने कमरे में बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पा लिया। विक्रम यानी कि मेरे ससुरे की आवाजें सुना मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनकी बीबी भी जिंदा नहीं थी और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाजें मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत था। मैं उनके बारे में इस किस्म की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे ससुर औरतों के साथ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। गांव वाले तो उनको बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? मैं उनका कौन सा रूप था जो आज मैं अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते कहने लगे, विराट ने फोन पर बात नहीं की, मेरी बहू से तभी रो रोकर आंखें सुझा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि विराट वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात कोई जवाब नहीं दिया। आज आज तो उनकी शक्ल देखने को भी नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था, दिल में नेक और रहम दिल बना रहा था। और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी करने जा रही हूँ। रात को जब दोबारा वही आवाजें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे में बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी। वो एक 18 साल की लड़की थी, गाँव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उसे ज्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट कर आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी। सुबह होते ही मैंने विराट को फोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो चीखें गांव की मशहूर लड़कियां की हैं जो तुम्हारे पिता की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैं सब विराट से कह दिया। मेरी बात सुनकर गुस्से आ गए और कहने लगे कि अपनी जबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें विक्रम की ताकत का अंदाजा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं विराट की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम। मतलब वो अपने पिता के बारे में यह सब जानता था।
मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देख मैं कैसे चुप रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो विक्रम के खिलाफ लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि विक्रम कब ऊपर आता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। विक्रम के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 2 बजे विक्रम उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उनका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 17 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर बंद कर चले गए। विक्रम एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज्यादा रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहां के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की जब दरवाजा बजाकर थक गई तो विक्रम के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, विक्रम साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा ससुर गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नजरों में देखते हुए बोला, किसी नीच जाति की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरे सामने जबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जबान चलाने वालों का क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटका था। फिर उसके पेट पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को काबू में कर रखा था। मैं खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ मेरी भी चीख निकल गई। विक्रम तुरंत ही वहां से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वो समझ गया कि उस कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढता, मैं उसकी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वो मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाके छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैंने एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस शहर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। शहर पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि DIG थे, उन्हें वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा खत्म हुआ था। विक्रम के साथ साथ विराट भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे। मैंने विराट से डिवोर्स ले ली थी, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियों की जान बच गई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।